डिस्कस करें। और डार्विनिज्म के हवाले से जैसे आपको बताया, कल हमने जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पढ़ी थी। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की मीनिंग ये है कि जब भी ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाए, किसी भी सूरत में अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, पहली बात ओवर प्रोडक्शन होती तो नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर्स काफी काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स, पर उसके बावजूद भी अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो यकीनन कंपटीशन स्टार्ट होती है। कंपटीशन किसके दरमियान स्टार्ट होती है? कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल होगी। जैसे रिसोर्सेज किस हवाले से? एक ऐसी कंपटीशन है जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और एक ऐसी कंपटीशन है जिसे हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एक होती है इन्वायरमेंटल स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। एसटीबी बुक में भी जैसे अलग हेडिंग्स में ये दी गई है, हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पे। तो ओवर प्रोडक्शन लीड्स टू कंपटीशन, जब भी जैसे ओवर प्रोडक्शन पहली बात होती तो नहीं है, बट अगर हो भी जाए तो आगे कंपटीशन होगी किसके दरमियान? अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अगर लिमिटेड होंगे तो कंपटीशन होगी। कौन से रिसोर्सेज? फूड है, वाटर है, ये सारे जो है रिसोर्सेज है। अगर ये रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो यकीनन जो है कंपटीशन स्टार्ट होगी, बिकॉज देयर आर मोर इंडिविजुअल देन एनवायरमेंट। क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो गई है, इंडिविजुअल ज्यादा है, मेंबर्स ज्यादा है, फूड है या ऐसे रिसोर्सेज हैं बहुत ही कम है, तो फिर क्या होगा कि जैसे उनको जिंदा रहने के लिए या उनकी रिप्रोडक्शन के लिए यकीनन जैसे पॉपुलेशन के मेंबर्स जैसे ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो इस तरह से जो है यकीनन जो है फिर क्या हो सकता है कि अदर जो है लिमिटिंग जो है जो फैक्टर्स हैं, जिसमें प्रीडेटर्स भी आ जाती है, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था। न फकत जैसे ये लिमिटिंग जैसे फैक्टर्स हैं जिसमें फूड है, स्पेस है या मेटिंग पार्टनर है, प्रीडेटर्स हैं, डिजीज हैं, ये लग जाती है। तो इस तरह से जो यकीनन जो एक पॉपुलेशन तो ये नहीं है कि लिमिट में रहती है, इतनी ओवर प्रोडक्शन नहीं होती, पर उसके बावजूद भी अगर बढ़ जाए तो ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस स्टार्ट होती है। स्ट्रगल में भी इंटर स्पेसिफिक की मीनिंग होती है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान, इंटर स्पेसिफिक, और इंट्रा विद इन द सेम स्पीशीज, उनके मेंबर्स के दरमियान सेम रिसोर्सेज के लिए तो यकीनन कंपटीशन होगी। और एनवायरमेंटल फोर्सेस होंगी जिसमें जैसे फ्लड्स हैं, लाइक जैसे फेमाइन है, कहत है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स होंगे उनके अगेंस्ट जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी। यकीनन जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगी तो उसमें वही सरवाइव कर पाएंगे जिनके पास एक स्पेशल फीचर्स हो उस एनवायरनमेंट के हवाले से, रहने के हवाले से। नेक्स्ट जो है एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है कि हाउ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, members of each species compete for food, living space, etc. For example, predators can that are faster get more food, prey that is faster or better camouflage survives। अब जैसे देखें यहाँ पे दो चीजें, प्रीडेटर भी ऐसा प्रीडेटर जो बहुत ही तेज रनर होगा, ताकत उसमें जैसे अगर ज्यादा होगी वो ज्यादा शिकार पकड़ेगा। इसके मुकाबले में जो प्रे है, शिकार है, बच वो ही सकता है जो स्पीड में तेज है या अपने आप को कीमोफ्लाज कर लेता है, एनवायरनमेंट में छुपा लेता है। तो यानी दो तरह की यानी यहाँ पे एडेप्टेशन है। एक तरफ से यानी जो प्रीडेटर हैं, जो शिकारी हैं, जो दूसरे को मारते हैं, यानी उनमें जैसे रनिंग के हवाले से स्पीड भी तेज हो जैसे, और जैसे उसमें ताकत, स्ट्रेंथ, कुवत, पावर भी ज्यादा हो, तो वही जो है दूसरे एनिमल को कैप्चर कर सकता है। ये मीन्स बाकी जैसे ऐसे प्रीडेटर जिनमें ये फास्ट रनर जो नहीं है, इतनी जो है स्ट्रेंथ उनमें नहीं है, तो वो जाहिर है शिकार नहीं पकड़ सकते। शिकार नहीं पकड़ सकते हैं तो वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसी तरह से जो प्रे के हवाले से भी देखें, प्रे के हवाले से अगर जैसे एक्सपोज प्रे है तो उसको सब प्रीडेटर आसानी से खा सकते हैं, बट एक ऐसा प्रे जो अपने आप को छुपा लेता, अगर दौड़ भाग नहीं सकता है तो कीमोफ्लाज कर लेता है। कीमोफ्लाज की मीनिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हवाले से उसका कलर, जैसे हम पढ़ रहे हैं कई दिनों से बीटल्स का कलर जैसे ग्रीन है या ब्राउन है, येलो है या ग्रीन है, आपने देखा, या ब्राउन है, तो यानी उस एनवायरनमेंट के हवाले से अपने आप को छुपा लेता है, तो उससे हम कहते हैं कीमोफ्लाज कहते हैं। या इसी तरह से ये देखिए, मेंबर्स ऑफ ईच स्पीशीज कॉम्पीट किसके लिए? फूड, फला फला, और जितना ये जो जैसे आप देखें फास्टर प्रीडेटर होगा तो ये यकदम इसको पकड़ लेता है।
या इसके मुकाबले में अगर ये प्रे है, ये जो फास्टर है तो ये स्लो होगा, तो यकीनन इसको शिकार नहीं मिलेगा। ये एक तरह की जो है एडेप्टेशन होती है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एनटीबी बुक के हवाले से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विनिज्म है। ये डार्विनिज्म है, हेडिंग गलत हो गई, डार्विन थ्योरी है। उसकी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, those individuals has possess the most favorable combination of characteristics, most favorable combination of characters। जैसे अभी हमने जैसे देखा, जो बहुत ही तेज रनर है या इतना जो अपने आप को कीमोफ्लेज कर लेता है, कोई भी जैसे possess most favorable combination of characters, वही जो आर मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव, वही सर्वाइव कर पाएंगे एंड रिप्रोड्यूस अपने इन्हीं नेक्स्ट जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक है, इनको नेक्स्ट जनरेशन में जैसे वो इनहेरिट भी करेगा, पासिंग देयर हेरिटेबल ट्रेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो उससे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ सडन फ्लड ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स दैट कैन स्विम। फ्लड आ जाए तो वही सर्वाइव कर पाएंगे जो स्विम कर सकते हैं। आर रेस्पायर इन वाटर, यकीनन जो वाटर की ब्रीदिंग है, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन है और लैंड पे रेस्पिरेशन, दोनों में फर्क है। तो अगर फ्लड आ जाए कौन सरवाइव कर पाएगा? यकीनन जिस पहले लैंड थी, फ्लड का मतलब है वहां पे पानी आ गया, तो यानी अगर पानी में कोई स्विम कर सकता है वही जिंदा रह सकता है, या पानी के अंदर उसमें ऐसी ब्रीदिंग मैकेनिज्म इवॉल्व हो तो वही सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएंगे। हैव अ बेटर चांसेस टू सर्वाइव एंड अदर्स विल डाई, बाकी सारे मर जाएंगे। वेरी क्लियर है, डार्विनिज्म की जो पॉइंट्स हैं समझने में इतनी मुश्किल नहीं है। देयर इज एन अर्थक्वेक, द फ्लाइंग एनिमल, अगर अर्थक्वेक आता है तो फ्लाइंग एनिमल्स हैव अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। जैसे अर्थक्वेक आता है यकीनन जमीन भी आता है, अगर कोई फ्लाइंग एनिमल है, फ्लाई कर सकता है, तो उसका अर्थक्वेक पे का कोई असर नहीं होगा। लैंड पे होगा, जाहिर है वो दब जाएगा, कहाँ भाग जाएगा। तो इस तरह से यानी वही एनिमल वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, तो फ्लाइंग एनिमल से ही सर्वाइव कर पाएंगे। So this is called as a natural selection. इसे हम कहते हैं natural selection. It is also referred as the survival of the fittest. The fittest individuals are those that reproduce most successfully in the environment. यानी जो न्यू फीचर आई थी, न्यू ट्रेड्स आए थे जो दूसरे में नहीं आए थे, उसी न्यू ट्रेड को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट करने वाले हैं, वही जो है फिटेस्ट है, वही जो है इस कैरेक्टरिस्टिक को नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दस कॉजेस एन इंक्रीज ऑफ द फेवरेबल अलील्स। जैसे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो उस एनवायरनमेंट के हवाले से जो बेटर फीचर्स थी, उनको उनके जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में आगे नेक्स्ट 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 इनहेरिट करते जाएंगे, तो यकीनन एक डाइवर्स टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे। एंड डिक्रीज अनफेवरेबल अलील्स विद इन द पॉपुलेशन ओवर सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स मेंबर्स बिकम बेटर एडेप्टेड टू द लोकल कंडीशंस। लोकल कंडीशंस आर द एनवायरनमेंट, उसी एनवायरनमेंट, thus leading to the evolution of the new species। इस तरह से ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बन जाती है। जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करते जाएंगे जो उस एनवायरनमेंट में बेटर एडेप्टेशन इनको प्रोवाइड करती है, तो इस तरह से एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। तो इसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे कहते हैं। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमारे एनटीबी पीएमसी के सिलेबस के हवाले से क्वेश्चन है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, के वाकई एवोल्यूशन हुई है। जैसे उसके जो प्रूफ, एविडेंस की मीनिंग होती है प्रूफ होती है। जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, उसके अंदर जो भी केस करता है या तो उसके हवाले से जो उसको एविडेंसेस और प्रूफ दिए जाते हैं, उस बात को सही साबित करने के लिए, अपने केस को सही साबित करने के लिए उसको प्रूफ या एविडेंस पेश करने होते हैं। इसी तरह से डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसके हवाले से कि एवोल्यूशन हुई है, तो एवोल्यूशन हुई है तो क्या एविडेंस है, तो उसने अपने तौर पे एक एविडेंसेस दी कि ये एविडेंसेस है इस हवाले से। तो उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन की हेडिंग में। सो इन दिस सेक्शन वी विल लर्न अबाउट द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम बायोजियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये एनटीबी का लाइक जैसे एविडेंसेस के हवाले से है। एसटीबी में और भी थोड़ी सी ज्यादा एविडेंसेस हैं, हम दोनों को मिला के ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे बायोजियोग्राफी पे आते हैं।
बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। जिससे आप देखें प्लानिट अर्थ पे कोई एनिमल ऐसा नहीं है जैसे हम कहें कि हर एनवायरनमेंट में रह सकता है। जैसे पहली बात कि प्लानिट अर्थ की ज्योग्राफी जो है, लैंड सरफेस है, वो एक जैसी भी नहीं है। कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे हिली एरियाज हैं, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे ग्रास लैंड है, कहीं पे फ्रोजन एरिया है। तो एक जैसा तो प्लानिट अर्थ नहीं है। यकीनन प्लानिट अर्थ की जो ज्योग्राफी भी डिफरेंट है, तो ज्योग्राफी भी डिफरेंट है, तो वहां पे रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स यकीनन वहां पे डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बियर है जो हिली एरियाज में रहता है, ब्लैक बियर जिससे हम कहते हैं, और बाकी एक ऐसा है बियर है जैसे पोलर रीजन में बर्फानी इलाके में रहते हैं। तो दोनों की शक्ल तो हमें एक जैसी नजर आ रही है, बट आप उनको निकाल के इस जगह पे रखेंगे तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। एक फॉक्स है, डेजर्ट फॉक्स भी है, एक हिल फॉक्स भी है, हिली फॉक्स भी है, रेड फॉक्स है, और एक जो आर्कटिक फॉक्स है। आर्कटिक फॉक्स जो है फ्रोजन एरिया में बर्फ में रहती है, उसकी जो फर या हेयर कलर है बिल्कुल व्हाइट है। और एक ऐसी फॉक्स रेड हिल फॉक्स है, जैसे हिल का कलर है रेड कलर, तो इसी तरह से उसकी जो फर का कलर है। और एक ऐसी फॉक्स है जिसे कहते हैं डेजर्ट फॉक्स। बज़ाहिर फिजिकल फीचर्स में आप जैसे उनकी बॉडी के हवाले से देखेंगे सब एक जैसे नजर आते हैं, बट फर कलर के अंदर डिफरेंस है। हर एक का फर कलर या हेयर कलर जो डिफरेंट है। तो यानी आप जैसे देखें ज्योग्राफी भी चेंज है, तो उसमें एनिमल्स के हवाले से भी उसमें डिफरेंस है। मोर ओवर आप देखें जैसे जो प्लांट्स डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, जो ट्रीज डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, वो मीन्स जो फ्रोजन एरिया, जो हिली एरियाज हैं जहाँ पे बर्फ पड़ती है, उन्हीं इलाकों में भी जैसे प्लांट्स तो मौजूद हैं, किन जगहों पे ट्रीज भी मौजूद हैं, तो वहां पे जैसे वो ऐसे प्लांट्स तो नहीं होते हैं। डेजर्ट के अलग है, प्लेन्स के अलग हैं, हिली एरियाज के अलग हैं, कुछ फ्रोजन एरिया वहां पे भी कुछ वेजिटेशन होती है, किन जगहों पे वो भी जैसे अलग अलग होती है, वहां पे एनिमल भी अलग अलग होते हैं। तो यानी प्लानिट अर्थ की जो ज्योग्राफी है, उसकी प्लांट्स अलग अलग हैं, उसके एनिमल्स अलग अलग हैं। उस ज्योग्राफी के ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से प्लांट या एनिमल को आप किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर वो सरवाइव नहीं कर पाते। ये आज या एक दिन की बात नहीं है। जैसे एवोल्यूशन के हवाले से ये कहते हैं कि इसमें उनको रहने के लिए भी जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, तब जाके अपने आप को उन्होंने एडजस्ट किया है। ठीक है, तो इस हवाले से जो है द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ इज कॉल्ड बायोजियोग्राफी। बायो शो कर रहा है प्लांट्स एंड एनिमल को, ज्योग्राफी अर्थ जैसे लाइक जो स्ट्रक्चर है उस हवाले से जैसे हम देखेंगे कि एक जैसी नहीं है उसकी। तो बायोजियोग्राफी गिव्स एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट्स, हैबिटेट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो देखें जैसे प्लानिट अर्थ की जैसे क्लाइमेट है वो भी एक जैसी नहीं है। जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, इवन पाकिस्तान के अंदर आप जैसे देखें कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, किन में जो है बिलो 10 है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पाकिस्तान। तो प्लानिट अर्थ है, उसमें जैसे ज्योग्राफी है, क्लाइमेट है, तो एक जैसी नहीं होती है। इसी तरह से बायोजियोग्राफिकल स्टडीज शो दैट लाइफ फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो डिफरेंट फॉर्म्स या प्लांट्स या एनिमल्स जो बने उनकी डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, सबकी एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। तो इस हवाले से एविडेंसेस ऑफ बायोजियोग्राफी के हवाले से जैसे हम सीखेंगे स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डार्विन नोटिस दैट द साउथ अमेरिका लैक्ड रैबिट्स। जैसे आपको पता है डार्विन जैसे साउथ अमेरिका की तरफ से गया था, पहले जैसे यूके से निकल के साउथ अमेरिका के बाद इक्वेडोर, ये जो आपने देखा ना गैलापागोस फिंचेस हैं, तो साउथ अमेरिका वाले रीजन के अंदर इसमें रैबिट्स नहीं है, इवन दो द एनवायरमेंट वाइज क्वाइट सुइटेबल थे। तो रहने के लिए जैसे उनके लिए सुइटेबल भी था बट नहीं था। ही कंक्लूडेड दैट देयर आर नो रैबिट्स इन साउथ अमेरिका बिकॉज रैबिट्स ओरिजिनेटेड समवेयर एल्स एंड दे हैड नो मींस टू रीच साउथ अमेरिका। तो इसने एक अंदाजा लगाया कि अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब है ये इनकी ओरिजिन किसी और, जैसे अर्थ तो बहुत ही बड़ी है प्लानिट अर्थ जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हैं, तो जिस जगह पे अगर रैबिट ओरिजिनेट हुए वहां से निकल के जैसे यकीनन साउथ अमेरिका तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कई उसमें बैरियर्स हैं जिसमें जैसे फिजिकल बैरियर, माउंटेनियस रेंजेस आ जाती हैं, यहाँ इस तरह से बीच में रिवर आ जाती है, कई जगह पे सी आ जाता है,
तो वो यानी जिस जगह पे रैबिट की ओरिजिन हुई होगी वहां से निकल के साउथ अमेरिका तक पहुंचने में उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात होगी, इस वजह से शायद नहीं पहुंचा है, इस वजह से शायद ये नहीं पहुंचा, इसने एक कंक्लूजन निकाली थी। इसी तरह से अगर आप देखें कि क्लाइमेटिक कंडीशन भी जैसे फेवरेबल नहीं होती है, जिस जगह पे रैबिट ओरिजिन हुए वहां से निकल के अगर साउथ अमेरिका तक पहुंचे तो उसको भी जैसे टाइम लगता है, क्लाइमेट भी डिफरेंट होती है, मे भी रास्ते में कई ऐसे प्रीडेटर हो इनको खा भी जाए। तो इस तरह से कई ऐसे फैक्टर्स है जिनकी वजह से उसने कंक्लूड किया कि साउथ अमेरिका तक जो ऐसे रैबिट नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ही कंक्लूडेड देयर आर नो रैबिट, अगर नहीं है साउथ अमेरिका में तो क्यों है, बिकॉज रैबिट्स ओरिजिनेट समवेयर एल्स, किसी और जगह पे जैसे इनकी ओरिजिन हुई थी, एंड दे हैड नो मीन्स टू रीच द साउथ अमेरिका, तो वहां भी साउथ अमेरिका तक पहुंचने के लिए उनके लिए कोई सोर्स नहीं था। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट इनहिबिट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं कि ये रैबिट है तो पूरी दुनिया की हर किस्म की ज्योग्राफी के अंदर हर किस्म की क्लाइमेट में रह जाए, कौन से ऐसे फैक्टर है। सो बायोजियोग्राफिकल स्टडीज शो दैट species have restricted distribution from the center of the origin, जहां से origin इनकी हुई है वहां से, due to some kind of barrier, कौन से वो barrier है, like physical barrier, physical barrier कौन सा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे माउंटेनियस रेंजेस हैं, फॉरेस्ट हैं, या रिवर्स आ जाती है या सी आ जाते हैं, ये सब ये फिजिकल बैरियर है। सच एस ओशियन है, डेजर्ट है, माउंटेन है, ये सारे फिजिकल बैरियर है। इन्वायरमेंटल सच एस अनफेवरेबल क्लाइमेट है, जैसे अगर कोई एक ऐसा एनिमल है एक ऐसी लाइक कंडीशन में जिनकी ओरिजिन हुई है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल वो कोल्ड है तो वो हॉट एरियाज की क्लाइमेट उसको सूट नहीं करेगी, तो वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता, तो इस वजह से वो उसी कोल्ड एरिया में रहने को जैसे प्रेफर करेगा, वो वहीं पे रहेगा। तो क्लाइमेट भी एक जैसे बैरियर है, लिमिटिंग फैक्टर है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है यकीनन उनकी नहीं। जैसे हम देखते हैं ना आर्कटिक रीजन के जो लोग होते हैं, आपने देखा उनकी जो फेस है, उनकी शेप्स हैं स्पेसिफिक है, उनका कलर, जैसे अगर आर्कटिक रीजन के लोगों को जैसे आप निकाल के कहें कि आप सहारा डेजर्ट के अंदर चलें, हम आपको घर बना के देते रहे, आप सहारा डेजर्ट द हॉटेस्ट डेजर्ट है, तो वो तो वहां पे नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ecological climate and ecological such as the presence of organisms that compete with it for food or shelter, क्लाइमेट भी है और वहां पे हो सकता है कि फूड उनको मिले या ना मिले, ऐसा जैसे पांडा एक, जैसे आपको पता है चाइना के अंदर वेरी कॉमन है, वहां पे वो पांडा जो है ना बैम्बू शूट्स खाता है, बैम्बू, तो अगर उससे कहें कि आपको किसी एक फ्रोजन एरिया में लेके जाते हैं या किसी आपको एक डेजर्ट में जाके लेके जाते हैं, आपको वहां पे हम रिहाइश देते हैं, आप आए रहे, नहीं रहेगा, बिकॉज उसकी जो है फूड जो नेचुरल हैबिट के अंदर उसका जो फूड है, रहने की जो जगह है वो उसको सूट नहीं करती है। तो ये सारे जो है क्या है, ये यकीनन जो है लिमिटिंग बैरियर है, जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से पूरे जैसे प्लानिट अर्थ पे हर एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, तो ये सर्टेन फैक्टर्स है। जैसे ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, अगर हम जैसे रोड साइड पे चलते हैं तो यानी ऑब्जर्वेशन एक हमारी होनी चाहिए कि लाइक इस इलाके के अंदर ये प्लांट्स हैं, इस इलाके के अंदर ये एनिमल्स हैं, तो ये देखना चाहिए हमें। साइंस इज द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप जहन में एक क्वेश्चन डेवलप होगा कि ये ऐसा क्यों है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इंटर क्लास में आएंगे तो उसका जवाब भी आपको मिल जाता है, सवाल अराइज होना जरूरी होता है। तो उसके बाद बायोजियोग्राफी के हवाले से देखेंगे कि स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव वेयर दे डू इट प्रोवाइड मोर एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। लेट्स कंसीडर द कैमल्स फैमिली एज एन एग्जाम्पल, कैमल्स फैमिली एज एन एग्जाम्पल। कैमल्स फैमिली का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से हुआ है। बायोजियोग्राफी ऑफ कैमल्स। Today the camel family includes different types of camels. All of today's camels are descended from the same camel ancestor. तो इनकी जो ओरिजिन हुई है एक ही, जैसे आज तो हम कैमल के, पता है आपको कैमल के कितने जैसे टाइप्स हैं। एक ऐसे टाइप है कैमल की जिसमें एक हम्प होती है, जैसे एक हम्प होती है। एक ऐसे कैमल है जिसके अंदर ऐसी दो जैसे हम्प्स होती है। ठीक है, बैक्टीरियन कैमल, अरेबियन कैमल, इस तरह से जो है हम समझते हैं, जैसे एक टॉप जो होती है ना इस तरह से, उसे हम कहते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स हैं, बट ये कैमल की एंसेस्टर एक थे। दीज एंसेस्टर्स लिव्ड इन नॉर्थ अमेरिका अबाउट अ मिलियन ईयर अगो। नॉर्थ अमेरिका से इनकी ओरिजिन हुई थी आज से 1 मिलियन ईयर अगो। उसके बाद जो इसमें डिफरेंट टाइप के कैमल्स बने हैं और उनकी शेप या उनकी रहने की जगह जोग्राफी वो अलग अलग हुई है, क्लाइमेट में भी अलग अलग क्लाइमेट में जैसे रह रहे हैं। तो ये किस तरह से मोस्ट मॉडर्न, इसी तरह से बायोजोग्राफी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अर्थ कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्मली यूनाइटेड इन अ सिंगल लार्ज कॉन्टिनेंट कॉल्ड पेंजिया। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है, जैसे पेंजिया वन पीस ऑफ लैंड था अर्थ के हवाले से 225 मिलियन ईयर्स अगो। जैसे हमारे एसटीबी बुक के अंदर एवोल्यूशन की लाइक चैप्टर के जो है फेसिंग पेज पे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की जो तस्वीर उसमें मौजूद है, उसमें आप जैसे देखेंगे पेंजिया मीन्स वन पीस ऑफ लैंड। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ही पीस था लैंड का, उस पे सारे जैसे एनिमल प्लांट जो भी कहें अगर वहां पे वो मौजूद हैं, अगर उसके 2 पीस हो गए, एक में से 2 पीस हो गए, बीच में कोई बैरियर आ गया, 2 में से आगे और मजीद पीसेस होते गए, जो उस लैंड की पीस पे जो एनिमल थे अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गए। और बीच में अब ऐसे बैरियर आ गए जैसे समंदर आ गए, माउंटेनियस रेंजेस आ गई हैं, और भी फैक्टर्स आ गए, जिसकी वजह से जहां से वो ओरिजिन जिनकी हुई थी अब वो उस पॉइंट तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। अलग अलग उनकी सबकी जाग्राफी हो गई है। तो इसी तरह से जो है कहते हैं कि अलग अलग हुए हैं। मोस्ट मॉडर्न मार्सुपियल फ्लावला, ये भी सब जैसे आप देखें मार्सुपियल्स कौन से होते हैं एनिमल्स, टाइप करेंगे मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं, टाइप करेंगे स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्स दें आप ताकि आप हमें थोड़ा पता चले मार्सुपियल्स कौन से एनिमल्स हैं। जेठान साहब, एग्जैक्टली, वेरी इंटेलिजेंट। पाउच्ड मैमल्स आर कॉल्ड मार्सुपियल्स। पाउच्ड मैमल्स जैसे कैंगरू है, तो ये कैंगरू कहाँ पे पाया जाता है? आपको पता है कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, दुनिया की दूसरी किसी कंट्री में ये कैंगरू नहीं है। किवी सिर्फ बर्ड जो है न्यूजीलैंड में जैसे बर्ड है वो, ये मैमल है। मार्सुपियल्स हैं मैमल्स हैं, पाउच्ड मैमल्स हैं। मार्सुपियल्स आर पाउच्ड मैमल। मॉडर्न मार्सु आर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो आप देखें प्लानिट अर्थ का लाइक कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट अलग है छोटा सा, तो उसमें जैसे ऐसे यूनिक जैसे एनिमल मौजूद है। न्यूजीलैंड के अंदर सिर्फ कीवी न्यूजीलैंड के अंदर पाई जा रही है। तो ये कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इज ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिट अर्थ है, उसकी जब पेंजिया से डिफरेंट जब पीसेस हुए तो वो डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर आ गई। जैसे अगर आप केक को अगर डिवाइड करें, कट करें, एक ऐसा पीस है जिसमें जो खाने का मटेरियल स्पेशल डाला हुआ है तो वो अलग हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। इसी तरह से प्लानिट अर्थ भी उसकी जब ये कहते हैं कि पेंजिया से जब हुआ है, पेंजिया एक पीस लैंड का था। हमारे एसटीबी बुक में लिखा हुआ है 225 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया वाज वन पीस ऑफ लैंड। उसके बाद 225 ईयर्स के बाद जैसे नेक्स्ट ये हुआ है कि उसमें से 2 पीसेस हुए थे, एक लारेसिया हुआ है, दूसरा गोंडवाना लैंड हुआ। लारेसिया और गोंडवाना लैंड 2 पीस हो गए। 2 पीस के होने के बाद जैसे उसके बाद आप जैसे देखें ये तकरीबन 135 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे हमारे एसटीबी बुक में 135 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जैसे इसके अंदर मजीद जो 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है, इसमें फर्दर जो पीसेस हो गए, 2 पीसेस में और भी पीसेस हो गए। आज जो प्रेजेंट डे अर्थ है उसमें आप जैसे देखें ऑस्ट्रेलिया ये मौजूद है। अगर हम देखें पेंजिया जहां था, पेंजिया वन पीस ऑफ लैंड था, तो ये पॉइंट ऑस्ट्रेलिया की है जब एक ही जैसे पीस था। उसके बाद जब 2 पीसेस हुए तो ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट बढ़ा है। उसके बाद जैसे 65 मिलियन ईयर्स है, ऑस्ट्रेलिया का ये पीस बढ़ा है। अब देखें अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग हो गए, न्यूजीलैंड इस जगह पे है, तो यानी ये इस पे रहने वाले बर्ड्स और एनिमल्स भी इसी तरह से यूनिक हो गए, अलग हो गए। ये एक थ्योरी है, जैसे डार्विन की थ्योरी है अर्थ की एवोल्यूशन है। जैसे हम बायोजोग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो एक सवाल है कि वाई इस जगह पे यूनिक क्यों है, तो उसका जवाब साइंटिस्ट इस तरह से देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे हम कैमल के हवाले से जैसे पढ़ रहे थे, कैमल की एवोल्यूशन जैसे कैसे हुई है, डिफरेंट स्पीशीज। अर्ली नॉर्थ अमेरिकन कैमल्स माइग्रेटेड टू अदर प्लेसेस, सम वेंट टू ईस्ट एशिया।
उसमें कुछ जो ईस्ट एशिया में चले गए, सम वेंट टू ईस्ट एशिया। जैसे नॉर्थ अमेरिका में जैसे इनकी ओरिजिन हुई है, कैमल फैमिली की ओरिजिन हुई है, और इसमें से कुछ जो चले गए, कहाँ पे चले गए, सम वेंट टू ईस्ट एशिया, कुछ जो है इसमें ईस्ट एशिया के अंदर चले गए, ईस्ट एशिया, ये एशिया है, ईस्ट एशिया इस जगह पे चले गए। और दे क्रॉस लेज ब्रिजेस ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज। देखें ये सारी एक अजम्पशन है, जैसे उन्होंने प्रूफ दिया, मे भी इनको फॉसिल रिकॉर्ड मिला हो इस हवाले से, जैसे वो बता रहे हैं। बट आज से इतने मिलियन ईयर्स अगो, ये तो जैसे साइंटिस्ट ही बता सकते हैं, हमारे बुक्स में ऐसी पॉइंट्स मौजूद हैं, तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये उनकी ओरिजिन हुई, और उसके बाद ये ईस्ट एशिया तक आए। ईस्ट एशिया के बाद फ्यू ऑफ देम मेड इट ऑल द वे टू अफ्रीका, उसके बाद उसमें चंद एक जो है अफ्रीका तक पहुंच गए। तो अफ्रीका के अंदर जो इस वक्त है वो ड्रोमेंड्री कैमल है, और एशिया के अंदर ऐसे जो कैमल हैं जिसमें ऐसी दो हम्प हैं, जिसे हम कहेंगे बैक्टीरियन कैमल। और जो इसी तरह से साउथ अमेरिका के अंदर जो है इस जैसा एक और, जैसे इसमें से आया वो लामा एक कैमल फैमिली का ही मेंबर है। तो हमारे यहाँ जैसे ड्रोमेंड्री जो है ये ऐसे कैमल है जिनकी एक जैसे हम्प है, और ये जो बैक्टीरियन जैसे कैमल है इसमें जैसे दो हम्प्स हैं, और ये लामा जो साउथ अमेरिका के अंदर, इसके अंदर कोई हम्प ऐसी नहीं है। बट इन सब की जो ओरिजिन हुई है वो ओरिजिन कहाँ पे हुई है, ओरिजिन इनकी नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, तो ये इस तरह से बताते हैं। फ्यू ऑफ देम फ्ला अदर वेंट्स टू साउथ अमेरिका दे क्रॉस द फ्ला, ये एक लाइक बैरियर्स का बताते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जो है ना ये कैमल्स बने अकॉर्डिंग टू जैसे बायोजोग्राफी। अब देखें कैमल की ओरिजिन नॉर्थ अमेरिका में हुई, और कुछ जो है साउथ अमेरिका ईस्ट एशिया की तरफ आ गए, उसके बाद कुछ जो है अफ्रीका में चले गए, और कुछ जो साउथ अमेरिका में। तो सबकी जैसे आप देखें अलग अलग अब इनकी जो शेप या स्ट्रक्चर है, बट किसी जमाने में वो कहते हैं कि इनकी ओरिजिन जो है नॉर्थ अमेरिका की है। तो ये बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे बायोजोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर टू, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड को, कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद है, जैसे हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं आर्कियोपिटेरिक्स, अगर स्टूडेंट को थोड़ा बहुत याद है, आर्कियोपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक के तौर पे उसको माना जाता है आर्कियोपिटेरिक्स। वर्ड मीनिंग देखी जाए तो एंशियंट बर्ड, आर्कियोपिटेरिक्स इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक, किसके दरमियान, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है, यानी उसके अंदर कुछ रेप्टिलियन फीचर्स हैं और कुछ जो है बर्ड्स और एवियन फीचर्स हैं। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई भी एक एनिमल है तो उसके अंदर कोई भी एक फीचर होनी चाहिए, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक वाली फीचर होनी चाहिए, आइदर वो रेप्टाइल हो या बर्ड हो, कोई एक तो फीचर होनी चाहिए। बट कुछ फॉसिल रिकॉर्ड से ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें यानी दोनों चीजें, दोनों फीचर्स मौजूद हैं। जैसे आर्कियोपिटेरिक्स है, आर्कियोपिटेरिक्स के अंदर जो है रेप्टिलियन फीचर्स भी हैं, मैमेलियन फीचर है। इससे जो साइंटिस्ट अंदाजा ये लगाते हैं कि आर्कियोपिटेरिक्स बर्ड्स की फीचर है, तो अंदाजा ये लगाते हैं कि बर्ड्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स। इसी तरह से जो एक है मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स है, मोनोट्रीम्स आर एग लेइंग मैमल्स हैं, मोनोट्रीम आर एग लेइंग मैमल्स हैं, तो उसके अंदर कुछ रेप्टिलियन फीचर्स हैं, कुछ मैमेलियन फीचर्स हैं। तो मोनोट्रीम्स है क्या, एग लेइंग मैमल्स हैं, प्रोटोथीरिया है, मैमल्स हैं, बट उसके अंदर अभी भी जैसे कुछ रेप्टिलियन फीचर्स मौजूद हैं। इससे वो अंदाजा लगाते हैं कि मैमल्स हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम रेप्टाइल्स, क्योंकि उनको इस तरह के फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है, उससे पता चलता है। ये फॉसिल रिकॉर्ड की जो एविडेंस है, ये जो प्रूफ है, जो एवोल्यूशनिस्ट इसको डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। इससे इनके जैसे कोई पर्सन इन पर्सन आके जो है कोर्ट के अंदर जैसे कहता है कि हाँ इस जगह पे मैं बैठा था, ये मैंने ये देखा है, ये हुआ है, तो ये एक डायरेक्ट एविडेंस होगी, इससे हम कहेंगे डायरेक्ट एविडेंस। तो इसी तरह से एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी इज फॉसिल रिकॉर्ड, फॉसिल रिकॉर्ड की जैसे हिस्ट्री है उससे पता चले कि एवोल्यूशन हुई है। तो पैलियोंटोलॉजी इज द साइंस ऑफ डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड। और फॉसिल क्या होते हैं, जैसे द रिमेन्स ऑफ एंशियंट लाइफ, द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ। जैसे डायनोसार के फॉसिल मिले, डायनोसार को किसी ने देखा नहीं है कि ये ऐसा डायनोसार एनिमल था और उसकी फोटो निकाली, तो किसी ने भी नहीं देखा। आर्कियोपिटेरिक्स को किसी ने भी नहीं देखा।
जस्ट उसके जो है फॉसिल रिकॉर्ड मिला, उसके बाद एक आर्टिस्टिक उसकी जो अप्रोच के हवाले से उस फॉसिल को एक शेप दी गई कि ये एनिमल या बर्ड है, जो भी है इस तरह से होगा। तो फॉसिल रिकॉर्ड की जैसे इंटरप्रिटेशन की जाए, डिस्कवरी एंड आइडेंटिफिकेशन, उससे पैलियंटोलॉजी कहेंगे। पैलियो लफ्ज की मीनिंग ये होती है एंशियंट, एंटोस लफ्ज की मीनिंग होती है लाइफ, और लॉजी इज अ स्टडी, स्टडी ऑफ एंशियंट लाइफ इज कॉल्ड एज पैलियंटोलॉजी, और द रिमेन्स ऑफ एंशियंट लाइफ, प्री हिस्टोरिक लाइफ आर कॉल्ड एज फॉसिल। सिंपल लफ्जों में हम ऐसे भी कह सकते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज, फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियंटोलॉजी कहेंगे। द सक्सेशन ऑफ द फॉसिल फॉर्म्स इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एविडेंस का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट एविडेंस है। फॉसिल रिकॉर्ड एक तरह से डायरेक्ट एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुई है। जो एवोल्यूशन को मानने वाले हैं वो ये कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल रिकॉर्ड इन कंप्लीट सीरीज शोइंग द एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। जैसे आप स्टूडेंट्स को एक तस्वीर याद होगी, हमने लेमार्किज्म में पढ़ी थी कि जिराफ पहले उसका जो है जैसे नेक रीजन और हेड नीचे पड़ा है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसकी फोर लिम्स और नेक स्ट्रेच हुई है। तो ये कोई किसी ने तस्वीर नहीं बनाई है कि ये जिराफ ऐसे होगी, इनके फॉसिल रिकॉर्ड मिले। इसी तरह से हॉर्स है, मॉडर्न डे हॉर्स पहले ऐसा नहीं था, उसके भी जैसे फॉसिल रिकॉर्ड उनका सबका मिला है। पैलियोंटोलॉजी से वो कहते हैं कि हॉर्स की भी ऐसे एवोल्यूशन हुई है। ये एवोल्यूशन को मानने वाले ये कहते हैं कि अगर जितने भी इस वक्त एनिमल प्लांट जैसे ये मौजूद हैं, उनका इस तरह का फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाए, जैसे कहते हैं कि जिराफ का मिला है, जैसे कहते हैं हॉर्स का मिला है, जैसे इसी तरह से सारे एनिमल्स का इस तरह से जो कनेक्टिंग लिंक्स सब के मिल जाए, फॉसिल रिकॉर्ड मिल जाए, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा एनिमल कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कौन से एनिमल के कौन से एंसेस्टर हैं, किन दौरों से ये गुजर के आज ऐसे पहुंचा है। बट वो कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, कंप्लीट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। C1 है।